हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नर्सिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहने वाले हैं सभी तरह के एग्ज़ाम के, जैसे KGMU हो गया, RRB हो गया, SGPG हो गया, नॉर्सेट हो गया, GMCH हो गया। तो सभी तरह के एग्ज़ाम में ये रहता है, तो सब कॉमन टॉपिक ही रहते हैं, उसके रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में। आफ्टर टर्निंग ए पेशेंट, द नर्स शुड डॉक्यूमेंट द पोजिशन यूज, द टाइम दैट द पेशेंट वॉज टर्न एंड द फाइंडिंग ऑफ स्किन असेसमेंट। मतलब पेशेंट टर्न करने के बाद नर्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि कौन सी पोजीशन यूज की गई है, एंड उसकी जो भी स्किन असेसमेंट होने करना है, उसकी जो भी फाइंडिंग हो उसको डॉक्यूमेंट करना है। पैरला इज एन एब्रीवेशन फॉर नॉर्मल प्यूपिल असेसमेंट फाइंडिंग्स। पैरला यूज करते हैं प्यूपिल असेसमेंट के लिए। उसमें P का मतलब है प्यूपिल इक्वल, राउंड का मतलब R का मतलब है राउंड, और दूसरे R का मतलब है रिएक्टिव टू लाइट, और एक का मतलब है अकोमोडेशन। पैरला का मतलब प्यूपिल इक्वल, राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट विथ अकोमोडेशन। ठीक है। व्हेन परकसिंग ए पेशेंट चेस्ट फॉर पोस्चरल ड्रेनेज, द नर्स हैंड शुड बी कप्ड। नर्स के हैंड कप नुमा रहने चाहिए, जिससे कि उसमें बीच में स्पेस होता है, उसकी तरह बना के रखना चाहिए। When measuring a patient's pulse, the nurse should assess its rate, rhythm, quality, and strength. Okay. Before transferring a patient from a bed to a wheelchair, the nurse should push the wheelchair footrest to the sides and lock its wheel. अगर ये नहीं किया तो पेशेंट के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। When assessing respiration, the nurse should document their rate, rhythm, depth, and quality. Okay, normal है। For a subcutaneous injection, the nurse should use a 5 by 8 inch to 1 inch or 25 gauge needle। हाँ, ये ज़रूरी है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में 5 बाई 8 इंच का नॉर्मली यूज करते हैं और 25 गॉज की नीडल, ये इम्पोर्टेंट है। द नोटेशन A and O3 indicate that the patient is awake, alert and oriented to person, knows who he is, place knows where he is and time, know the date and time। मतलब ए एंड O3 जो इंडिकेशन है वो पेशेंट इज अवेक, अलर्ट एंड ओरिएंटेड टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम, उसके लिए यूज करते हैं ए एंड O/3। ओके, नेक्स्ट है fluid intake includes all fluid taken by mouth, including foods that are liquid at room temperature such as gelatin, custard and ice cream, IV fluid, fluid administered in feeding tube. Fluid output include urine, vomitus and drainage such as from a NG tube, from a wound, as well as blood loss, diarrhea and feces and perspiration. Okay. फ्लूइड इंटेक जो भी शरीर के अंदर किसी भी तरीके से गया हो, वो फ्लूइड इंटेक, और शरीर से जो भी वेस्ट निकला हो, वो चाहे किसी की तरह से हो, ड्रेनेज हो, वॉमिटिंग हो, यूरिन हो, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब सक्शन हो, ऐसे ब्लड लॉस हो, डायरिया हो, जो भी हो, वो आउटपुट के रूप में गिना जाएगा। After administering an intradermal injection, the nurse should not
massage the area because massage can irritate the site and interfere with results. आईडी इंजेक्शन लगाने के बाद कभी भी उसको मसाज नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। When when administering an intradermal injection, nurse should hold the syringe almost flat against the patient's skin at about a 100 degree angle with the bevel up. ओके, इसका मतलब है आईडी इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए नेडल का एंगल है जो स्किन के साथ 15 डिग्री का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। टू ऑब्टेन an accurate BP, the nurse should inflate the manometer to 20 to 30 mmHg above the disappearance of the radial pulse before releasing the cup pressure. इसका मतलब है एक्यूरेट बीपी नापने के लिए हमें कप इन्फ्लेट करते हैं वो 20 से 30 mmHg ज़्यादा ही करना है, जहाँ पे रेडियल पल्स डिसअपीयर होती है उससे ज़्यादा करना है, और कप को हमेशा धीरे 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 डिप्लेट करना है, बहुत धीरे। The nurse should count an irregular pulse for 1 full minute, ठीक है। इरेगुलर पल्स हो तो वो फुल 1 मिनट के लिए काउंट करता है, अगर इरेगुलर और रेगुलर है तो वो 15 सेकेंड के लिए हम काउंट कर लेते हैं, इंटू 4 कर देते हैं। अगर इरेगुलर है तो फुल 1 मिनट के लिए काउंट करना है। A patient who is vomiting while lying down should be placed in a lateral position to prevent aspiration of vomiters. अगर पेशेंट कोई बेड पे लेटा है, बेड रिडन पेशेंट है, तो उसको अगर वॉमिटिंग होने के चांसेस है तो उसमें एस्पायरेशन प्रिवेंट करने के लिए उसको लेटरल पोजीशन लेना होता है, नहीं तो वॉमिटर्स एस्पायरेशन हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? डिजीज प्रिवेंशन कहलाता है। प्रोफाइलैक्सिस मतलब कोई डिजीज होने से पहले कोई भी चीज़ करते हैं उससे प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, ताकि कोई बीमारी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी अलाइनमेंट इज अचीव्ड व्हेन बॉडी पार्ट्स आर इन प्रॉपर रिलेशन टू देयर नेचुरल पोजीशन। ओके, नेक्स्ट है ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ ए नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है, कम्युनिकेशन और एनपीआर के रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑन द आर्टेरियल वॉल्स। आर्टेरियल वॉल्स पे ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है माल प्रैक्टिस इज ए प्रोफेशनल्स रॉन्गफुल कंडक्ट, improper discharge of duties or failure to meet standard of care that causes harm to another. माल प्रैक्टिस क्या है? इज ए प्रोफेशनल रॉन्गफुल कंडक्ट, कोई भी कार्य हमने गलत तरीके से किया हो, या इम्प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज और फेलियर टू मीट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, जिस तरीके की केयर होनी चाहिए वैसी नहीं हुई हो, दैट कैन कॉज हार्म टू अनदर, पेशेंट को हार्म पहुंचता है उसकी वजह से, इसे कहते हैं माल प्रैक्टिस। और ये इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन माल प्रैक्टिस की कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एज ए जनरल रूल नर्स कांट रेफ्यूज ए पेशेंट्स केयर असाइनमेंट, हाउएवर इन मोस्ट स्टेट्स दे मे रेफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन अबॉर्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ए नर्स कैन बी फाउंड नेग्लिजेंट इफ ए पेशेंट इज इंजर्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ नर्स फेल टू परफॉर्म ड्यूटी दैट इज रीजनेबल एंड prudent person would perform because the nurse performed an act that a reasonable and prudent person would not perform। आए समझ में? देखते हैं, पहले था माल प्रैक्टिस। ओके, ये माल प्रैक्टिस, ये था माल प्रैक्टिस। अब आया है नेग्लिजेंस।
ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस में कितना फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है। माल प्रैक्टिस में हम कुछ काम कर देते हैं लेकिन वो करते हैं गलत है। नेग्लिजेंस में हम अवॉइड करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं पर ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते। ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं या पेशेंट की जो भी केयर होती है वो हम नहीं करते, तो वो होता है नेग्लिजेंस में। और माल प्रैक्टिस में हम काम तो करते हैं लेकिन अच्छे से नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से। और नेग्लिजेंट में एन आता है, ना से मतलब नहीं, कुछ नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट पे जो इफेक्ट होता है वही नेग्लिजेंट होता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसका ध्यान रखना है। अगला, स्टेट हैव एनेक्टेड गुड Samaritan laws to encourage professionals to provide medical assistance at the scene of an accident without fear of a lawsuit arising from the assistant. These laws don't apply to care provided in a healthcare facility। ठीक है, ये Samaritan लॉज है जो कि मेडिकल असिस्टेंट देते हैं जहाँ एक्सीडेंट का सीन हुआ है वहीं पे, बिना किसी फियर के कि हम पे कुछ केस हो जाएगा, इससे बिना डरे उसको असिस्टेंस देने के लिए ही गुड सैमरिटन लॉज है। नेक्स्ट है, ए फिजिशियन शुड साइन वर्बल एंड टेलीफोन ऑर्डर विथ इन द टाइम एस्टेब्लिश्ड बाय फैसिलिटी पॉलिसी, यूजुअली 24 आवर्स। ओके, नॉर्मल है। A competent adult has the right to refuse life-saving medical treatment. However, the individual should be fully informed of the consequences of his refusal। मतलब किसी भी पेशेंट के पास फुली राइट होता है उसको ट्रीटमेंट रिफ्यूज करने का, लाइफ सेविंग मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो तो उसको रिफ्यूज करने का। पेशेंट बोलता है मैं नहीं लूँगा, तो आप उसको ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उसकी भले जान खतरे में हो, लेकिन उसके बारे में ये पेशेंट को पहले ही बता देना होता है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो इससे आप पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इससे आपकी जान भी जा सकती है, ये सारा उसको पहले ही बता देना होता है। उसके बाद भी वो मना कर सकता है। ये फुली पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो ट्रीटमेंट लेना चाहता है या नहीं। नेक्स्ट है, although a patient's health record or chart is the healthcare facility's physical property, its contents belong to the patient। ओके, पेशेंट का रिकॉर्ड है, हेल्थ रिकॉर्ड और चार्ट जो भी हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये पेशेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, नॉर्मल है। बिफोर ए पेशेंट्स हेल्थ रिकॉर्ड कैन बी रिलीज टू ए थर्ड पार्टी, द पेशेंट और द पेशेंट्स लीगल गार्डियन मस्ट गिवन रिटन कंसेंट। मतलब पेशेंट का कुछ भी हेल्थ रिकॉर्ड हो वो आप किसी तीसरे आदमी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो बिना पेशेंट और उसके गार्जियन के कंसेंट के, बिना पेशेंट के पूछे। ये क्राइम होता है, ऐसा नहीं करना होता है। नेक्स्ट है, अंडर द कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट एवरी डोज ऑफ ए कंट्रोल ड्रग दैट डिस्पेंस्ड बाय द फार्मेसी मस्ट बी अकाउंटेड फॉर वेदर द डोज वाज एडमिनिस्ट्रेड टू पेशेंट और डिस्कार्डेड एक्सीडेंटली। ओके, नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse can't perform duties that violate a rule or regulation established by a state licensing board even if they are authorized by a healthcare facility or physician। Okay, next, to minimize interruption during a patient interview, the nurse should select a private room, preferably one with a door that can be closed। ओके, ये कम्युनिकेशन की टेक्निक का इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें पेशेंट का इंटरव्यू होता है। सबसे पहले उसमें बिना किसी डिस्टर्बेंस के इंटरव्यू कंडक्ट होना चाहिए, जिसके लिए प्राइवेट रूम चाहिए, जिससे पेशेंट खुल के अपने बारे में अपनी चीज़ों को बता सके। और जब आप पेशेंट से बात कर रहे हो तब कोई और आदमी उस चीज़ के बारे में ना सुने, ताकि पेशेंट की प्राइवेसी बनी रहे और कम्युनिकेशन में भी कोई डिस्टर्बेंस ना आए।
नेक्स्ट है इन कैटर इन categorizing nursing diagnosis, the nurse address life-threatening problem first, followed by potentially life-threatening concern. ओके, ये ट्राइएज वाला सिस्टम हो गया। लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है तो उससे पहले डील करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए नर्सिंग केयर प्लान आर आउटकम क्राइटेरिया, पेशेंट गोल्स एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग केयर प्लान में सबसे ज़्यादा है आउटकम और नर्सिंग इंटरवेंशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है standing orders or protocols establish guidelines for treating a specific disease or set of symptoms. स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं या इसे बोलते हैं स्टेट ऑर्डर्स और प्रोटोकॉल गाइडलाइन फॉर ट्रीटिंग ए स्पेसिफिक डिजीज और सेट ऑफ सिम्टम्स। स्टैंडिंग ऑर्डर रेगुलर जो चलते हैं वही। नेक्स्ट है इन असेसिंग ए पेशेंट्स हार्ट द नर्स नॉर्मली फाइंड्स द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर द अपेक्स ऑफ हार्ट। ओके, पेशेंट के हार्ट रेट में सबसे मैक्सिमल इम्पल्स है जो हार्ट की वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में नियर द अपेक्स ऑफ हार्ट पाई जाएगी। वहाँ पे आपको सुनना होगा तभी वो अच्छे से मिलेगी। नेक्स्ट है द S1 heard on auscultation is caused by closure of the mitral and tricuspid wall। S1 जो साउंड होता है वो क्लोजर ऑफ मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल की वजह से होता है। ओके, ये भी पूछते नहीं हैं लेकिन ठीक है। नेक्स्ट है टू मेंटेन पैकेज स्टेरिलिटी द नर्स शुड ओपन ए wrapper top flap away from the body, open each side flap by touching only the outer part of wrapper and open the final flap by grasping the turn down corner and pulling it toward the body। स्टरलाइजेशन मेंटेन करने का तरीका है जो ओटी में जिस तरीके से हम यूज करते हैं, कोई भी सामान हो कैसे खोलना कैसे करना है उसका ध्यान रखना है, हमें स्टेरिलिटी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द नर्स शुड नॉट ड्राई ए पेशेंट्स ईयर कैनाल और रिमूव वैक्स विथ ए कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर बिकॉज इट मे फोर्स सेरुमिनम अगेंस्ट द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ओके, ईयर कैनाल में और या वैक्स रिमूव करने के लिए कॉटन टिप एप्लीकेटर कोई भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि कान में जो भी होगा सेरुमन या कचरा जो भी होगा वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जाएगा और उसमें वो रप्चर कर सकता है। इसका हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ए पेशेंट्स identification bracelet should remain in place until the patient has been discharged from the healthcare facility and has left the premises। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन टैग होता है एक, जिसपे पेशेंट का नाम, उम्र, जेंडर और आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी CR नंबर वगैरह हॉस्पिटल के नंबर लगे रहते हैं, स्पेसिफिक नंबर होते हैं, तो उसमें पेशेंट की सारी जानकारी रहती है। वो उसके लेफ्ट हैंड में टंगा रहता है, तो वो तब तक टंगा रहेगा, आते ही एडमिशन के टाइम पर टंगेगा और उसके बाद डिस्चार्ज होते टाइम ही उसको हटाया जाएगा, उससे पहले बीच में नहीं हटाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं द कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट डिजिग्नेटेड 5 कैटेगरीज और शेड्यूल्स दैट क्लासिफाई कंट्रोल ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर अब्यूज पोटेंशियल। देखते हैं कौन कौन से हैं। शेड्यूल 1 ड्रग्स सच एज हीरोइन हैव ए हाई अब्यूज पोटेंशियल एंड have no currently accepted medical use in the United States। अच्छा, ड्रग है वो हाई अब्यूज पोटेंशियल होता है उसमें और अभी वो करंटली यूज नहीं होती है मेडिकल फैसिलिटी में। ओके, उसको रखा गया है शेड्यूल फर्स्ट में। शेड्यूल सेकंड में कौन सी ड्रग है सच एज मॉर्फिन, ओपियम, मेपेरिडीन हैव ए हाई अब्यूज पोटेंशियल बट करंटली हैव एक्सेप्टेड मेडिकल यूज, देयर यूज में
लीड टू फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही यूज करनी है, ज़्यादा डोज यूज नहीं करनी है, रेगुलर नहीं करनी है, जितनी कहा जाए उतनी यूज करनी चाहिए, नहीं तो इनके अब्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है और लत लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। मॉर्फिन हो गया, ओपियम हो गया, मेपेरिडान हो गया, तो इन सब को हो गया शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल में रखा गया। तीसरे शेड्यूल की ड्रग है सच एज पेरेजगोरिक एंड ब्यूटाबार्बिटल ब्यूटिसॉल हैव ए लोअर अब्यूज पोटेंशियल देन शेड्यूल 1 और शेड्यूल सेकेंड ड्रग्स। अब्यूज ऑफ शेड्यूल थर्ड ड्रग्स में लीड टू मॉडरेट और लो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और बहुत इनकी डिपेंडेंस थोड़ी कम होती है तो यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शेड्यूल 4 ड्रग्स सच एज chloral hydrate have a low abuse potential compared with schedule third drug। ओके, इनकी कम अब्यूज के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल 5 देखते हैं। शेड्यूल 5 drugs such as cup syrup that contain codeine have the lowest abuse potential of the control substance। कप सिरप वगैरह उसमें कोडिन वगैरह पाया जाता है तो वो शेड्यूल 5 ड्रग्स है, तो इनकी डिपेंडेंस बहुत कम चांस है कि इनकी डिपेंडेंस होने की, तो ये रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, करते भी हैं। फिर भी प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेना होता है, नहीं तो इनका रेसिस्टेंस वगैरह पैदा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग आर एक्शन दैट द पेशेंट मस्ट परफॉर्म एवरी डे ऑफ प्रोवाइड सेल्फ केयर एंड टू इंटरेस्ट विथ सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ द 6 कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज इवैल्यूएट द फंक्शन ऑफ ऑल एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स एंड cranial nerve थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ। ये है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल पे काम करती है, ठीक है। द 6 टाइप्स ऑफ हार्ट मर्मर्स आर ग्रेडेड फ्रॉम 1 to 6। ए ग्रेड 6 हार्ट मर्मर कैन बी heard with stethoscope slightly raised from the chest normal। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल टू इंक्लूड इन ए केयर प्लान इज द पेशेंट्स गोल। ओके, एनसीपी रिलेटेड नॉर्मल। फ्रूट्स आर हाई इन फाइबर एंड लो इन प्रोटीन एंड शुड बी ओमिटेड फ्रॉम ए लो रेजिड्यू डाइट। ओके, फ्रूट्स आर हाई फाइबर होते हैं एंड लो इन प्रोटीन होते हैं। द नर्स शुड यूज एन objective scale to assess and quantify pain। पोस्ट ऑपरेटिव पेन वेरीज ग्रेटली अमंग इंडिविजुअल्स। पेन को असेस करने के लिए ऑब्जेक्टिव स्केल यूज करते हैं, उसी का बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है द पोस्टमार्टम केयर इंक्लूड्स क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग द डिसीज पेशेंट फॉर फैमिली व्यूइंग, अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन टू द मॉर्चरी और फ्यूनरल होम and determining the disposition of belongings। पोस्टमार्टम केयर में क्या क्या इंक्लूड रहता है इसमें? क्लीनिंग, प्रिपेयरिंग डिसीज पेशेंट्स फॉर फैमिली व्यूइंग, उसको अच्छे से तैयार करना, क्लीन रहना चाहिए एकदम। कोई भी घाव है तो उस एकदम वेल क्लीन होना चाहिए, अच्छे से उस पर बैंडेज हो रखी हो, चाहे उसकी डेथ हो गई हो लेकिन उसकी केयर अच्छे से होनी चाहिए, दिखने में एक साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, उस तरीके से रहना, ये भी नर्सिंग केयर में इंक्लूड होता है। और पेशेंट को ले जाने के लिए मॉर्चरी और फ्यूनरल होम ले जाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ये पोस्टमार्टम केयर में इंक्लूड रहते हैं। द नर्स शुड प्रोवाइड हॉनेस्ट आंसर टू द पेशेंट्स क्वेश्चन। मतलब पेशेंट जो भी अपनी हेल्थ के बारे में, स्टेटस के बारे में पूछे तो नर्स का ये कर्तव्य है कि वो अब पूरे ऑनेस्टी के साथ पेशेंट को उसकी हेल्थ रिलेटेड कंडीशन जो भी हो वो बताएं, उससे कुछ भी छुपाए नहीं। ये पेशेंट का अधिकार है अपनी हेल्थ के बारे में जानने का। मिल्क शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ए क्लियर लिक्विड डाइट। अगर आपको क्लियर लिक्विड का डाइट का बोले प्रेस्क्रिप्शन है तो उसको मिल्क कभी नहीं दिए जाए, मिल्क इसमें इंक्लूड नहीं है।
When caring for an infant, a child, or a confused patient, consistency in nursing personnel is paramount. एक इन्फेंट हो, चाइल्ड हो और कंफ्यूज पेशेंट हो, उसमें 24 घंटे आपको नर्सिंग पर्सनल को उस पर नज़र रखनी है। किसी भी तरीके का उसमें डिले नहीं बरतनी है, नहीं तो पेशेंट को, इन्फेंट हो या बच्चे को हो, उसमें कुछ भी नुकसान पहुंच सकता है। द हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन विच आर स्टोर्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन है वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहते हैं। द थ्री मेम्ब्रेन्स दैट एनक्लोज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ड्यूरामेटर, सबसे बाहर वाली आउटर लेयर, पायामेटर एंड अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड बीच में रहती है, पायामेटर सबसे अंदर रहती है, ड्यूरामेटर सबसे बाहर की ओर रहती है। नेक्स्ट है a nasogastric tube is used to remove fluid and gas from the small intestine pre-operatively और post-operatively। ठीक है। एंजियो ट्यूब यूज करते हैं फ्लूइड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से रिमूव करने के लिए। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर्स आर नॉट ऑथराइज्ड टू राइट प्रेस्क्रिप्शन फॉर ड्रग्स। ओके। द एरिया अराउंड स्टोमक इज क्लीन विथ ए माइल्ड सोप एंड वाटर। अगर कोई भी स्टोमक कोलोस्टमी वगैरह बनाई गई है, उसके लिए स्टोमक बना हुआ है, तो उसको माइल्ड सोप और वाटर के साथ यूज करना है। और उसको देखना भी है कलर चेंजेस के लिए, अगर डार्क रेड कलर है तो उसको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को हाथों हाथ कि उसमें ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। ब्रिक रेड कलर का स्टमक कलर होना चाहिए जो नॉर्मल है, ब्रिक रेड कलर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं अगले टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, फिर पढ़ेंगे, देखते हैं। चलिए तब तक धन्यवाद, नमस्कार।